Hello everyone, welcome back to my channel. So now we will start with unit number 3 of Theory and Practice of Democracy, Political Science. So first, have a look at the syllabus displayed on the screen. So unit number 3, Institutions. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है एंड ऑल. सेकेंड इज लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन, देन पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी. सो ये सारे टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग डिटेल में कवर करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट्स वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर योर सपोर्ट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. सो आई नो आप सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो अच्छे से पता ही होगा, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम के लिए बेसिक रूल्स, प्रिंसिपल्स और लॉज दिए जाते हैं. ये डॉक्यूमेंट बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लूप्रिंट है जो एक देश को चलाने का तरीका डिफाइन करता है. सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें सारे के सारे रूल्स लिखे गए हैं जिस हिसाब से हमारी कंट्री को जो है रन करना है. राइट. सो अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें गवर्नमेंट को अपनी पावर्स यूज़ करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के अंदर रहकर काम करना पड़ता है. इसका मेन फोकस ये है कि गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो. सो लेट्स सी की आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. फर्स्ट इज लिमिटेड गवर्नमेंट पावर. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाता है. गवर्नमेंट को सिर्फ वही पावर्स दिए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होते हैं. इससे ये इंश्योर होता है कि गवर्नमेंट अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करे. सेकेंड, प्रोटेक्शन और फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स के बेसिक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी और राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए. गवर्नमेंट को इन राइट्स को वायलेट करने का कोई हक नहीं होता. थर्ड, सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है. अगर किसी भी लॉ या एक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया जाए तो उसे लीगली चैलेंज किया जा सकता है और वो इनवैलिड हो सकता है. मतलब कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और उसको कोई भी इंडिविजुअल जो है, चाहे वो कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हो, वो उसको वायलेट करता है अगर, तो उसको जो है उसके चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब यहाँ पे आकर कोई भी अपनी पावर नहीं दिखा सकता है कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, उस पोस्ट पे हूँ, तो जो है अगर मैंने कुछ भी कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है. कोई पावर सबसे ऊपर नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हैंडल करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन सबको हैंडल करेगा कि किस तरह से वर्क करना है. तो सो द फोर्थ इज रूल ऑफ लॉ. ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो या आम सिटीजन्स. लॉ सब पर बराबर तरीके से लागू होता है और कोई भी उससे ऊपर नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो. फिफ्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है. इसका मतलब है कि कोर्ट्स को अपने काम में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस को चैलेंज कर सके और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो फिर जो डिसीजंस आएंगे वो बायस्ड होंगे. मतलब कि हो सकता है कि जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव पावर के फेवर में हो या लेजिस्लेचर विंग के फेवर में हो, तो जो फाइनल डिसीजंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं लिए जाएंगे और जो है जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही नहीं है, वो इधर उधर किसी भी तरफ से जो है किसी के भी फेवर में आए जा रही है, किसी के भी बहकावे में, तो फिर जो फाइनल डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. राइट. और जो मेन काम है जुडिशरी का, जस्टिस प्रोवाइड करना, वो काम वो नहीं कर पाएगी.
it will be unsuccessful in its work. So अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो एक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये लिखा गया है कि हर सिटीजन को अपनी बात कहने का हक है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने किसी सिटीजन को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से रोका तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी दी है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इलेक्शन के दौरान एक पॉलिटिशियन अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है और अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ इलीगल काम कर रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो किया जाता है तो उस पॉलिटिशियन को उसके एक्शंस के लिए जवाब देना पड़ेगा। जुडिशरी उसे उसके एक्शंस के लिए लीगल तरीके से अकाउंटेबल करेगी। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के की फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज लिमिटेड गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अपनी पावर्स यूज़ करने की इजाज़त होती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। फोर्थ, रूल ऑफ लॉ, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है और लॉ सब पर बराबर होता है। एंड द लास्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट्स को फ्री होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक कर सके और राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेशन। सो अब हम बात करेंगे लेजिस्लेचर्स और लेजिस्लेशन के बारे में, जो पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जहां लॉज बनाए जाते हैं, मतलब ये एक बॉडी है जो डिसीजंस लेती है और नए लॉज बनाने का काम करती है। हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा आर द टू मेन हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन का मेन काम है कि वो गवर्नमेंट के लिए लॉज बनाए जो कि पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो। ये बॉडी इलेक्टेड मेंबर्स का ग्रुप होता है जो इलेक्शंस के थ्रू वोट करते हैं और नए लॉज को पास करते हैं। सो नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर्स। फर्स्ट, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें सिर्फ एक हाउस या एक चेंबर होता है। मान लो एक कंट्री में सिर्फ एक बॉडी है जो लॉज बनाती है, इसे हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। सेकेंड, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें दो हाउसेस होते हैं, जैसे इंडिया में लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस, दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। ये सिस्टम बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहलाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉज बनाना। जब लेजिस्लेचर किसी इम्पॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन करता है और नए रूल्स या लॉज डिसाइड करता है तो उसे लेजिस्लेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रैफिक रूल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है तो लेजिस्लेशन इस बारे में डिस्कशन करेगा और नए लॉज पास करेगा, जैसे स्पीड लिमिट्स को फिक्स करना, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पनिशमेंट डिसाइड करना, एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये लेजिस्लेशन प्रोसेस कैसे वर्क करता है, अब हम ये देखते हैं। लेजिस्लेशन का प्रोसेस थोड़ा डिटेल होता है और कुछ स्टेप से गुजरता है। फर्स्ट इज प्रपोजल ऑफ लॉ, बिल। सबसे पहले एक बिल प्रपोज किया जाता है। बिल एक ड्राफ्ट होता है जो किसी नए लॉ का ड्राफ्ट वर्जन होता है। ये बिल एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा प्रपोज किया जाता है। सेकेंड, डिबेट एंड डिस्कशंस। जब बिल प्रपोज हो जाता है तब लेजिस्लेचर के मेंबर्स उस पर डिस्कशन करते हैं। इस स्टेज पर मेंबर्स अपने आइडियाज़ और कंसर्न्स शेयर करते हैं और बिल को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। थर्ड, वोटिंग। जब सब डिस्कशंस हो जाता है तो मेंबर्स वोट करते हैं कि बिल को पास किया जाए या नहीं। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स बिल के फेवर में वोट करते हैं तो बिल नेक्स्ट स्टेज के लिए चला जाता है। फोर्थ, अप्रूवल फ्रॉम द अदर हाउस। अगर लेजिस्लेचर बाईकैमरल है तो बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है जहां वहां के मेंबर्स भी उस पर डिस्कशंस करते हैं और वोट करते हैं। फिफ्थ, फाइनल अप्रूवल। जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव कर लेता है तो वो लॉ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिटी में क्राइम बढ़ गया है और गवर्नमेंट को लगता है कि स्ट्रिक्ट लॉज होनी चाहिए ताकि क्राइम रोका जा सके।
तो लेजिस्लेचर में एक बिल प्रपोज किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स दिए जाएंगे। फिर इस बिल पर डिस्कशन होता है और मेंबर्स उसको मॉडिफाई करते हैं। जब सब मेंबर्स एग्री कर लेते हैं तो बिल वोट के लिए जाता है। अगर सब मेंबर्स वोट करते हैं कि ये लॉ होना चाहिए तो ये बिल नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाता है और फाइनल अप्रूवल के बाद ये लॉ बन जाता है। नाउ की फीचर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन। फर्स्ट, लॉ मेकिंग पावर। लेजिस्लेचर का प्राइमरी रोल होता है लॉज बनाने का जो सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं। सेकेंड, डिबेट एंड डिस्कशंस। लॉज बनाने से पहले मेंबर्स उस पर डिस्कस करते हैं और हर एंगल को समझते हैं। थर्ड, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के जरिए जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं जो उनकी तरफ से लॉज बनाते हैं। फोर्थ, अप्रूवल प्रोसेस। बिल को फाइनल लॉ बनने से पहले अप्रूवल के लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फिफ्थ, चेक्स एंड बैलेंसेस। डिफरेंट हाउसेस और एग्जीक्यूटिव बॉडीज का चेक होता है ताकि पावर का मिसयूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिटी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट को लगता है कि पॉल्यूशन रोकने के लिए एक लॉ बनाना ज़रूरी है जो व्हीकल्स के एमिशन को कंट्रोल करे। लेजिस्लेचर में एक बिल पास किया जाता है जो कहता है कि कार्स और बाइक्स को एमिशन टेस्ट से गुजरना होगा। इस बिल पर सब मेंबर्स डिबेट करते हैं और फिर वोटिंग के बाद वो लॉ बन जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो एक ही आइडियोलॉजी या बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर काम करती है और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन गोल होता है कि वो गवर्नमेंट में पावर हासिल करे और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे। यानी ये पार्टीज अपने आइडियाज़ के लिए वोट मांगती है ताकि वो अपने विजन को देश के लिए रियलिटी बना सके। जैसे इंडिया में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है। हर पार्टी का एक अपना विजन, मैनिफेस्टो और एजेंडा होता है जिसमें वो अपने आइडियाज़ को प्रमोट करती है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इम्पोर्टेंट है? पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है और उसके रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट काम करते हैं जैसे फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडा के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। जब एक पार्टी जीतकर गवर्नमेंट में आती है तो वो अपने सपोर्टर्स की तरफ से डिसीजंस लेती है और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। सेकेंड, इलेक्शन पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करती हैं जो लोगों से वोट मांगते हैं। अगर पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती है। थर्ड, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो और एजेंडा के बेसिस पर पॉलिसीज बनाती हैं। ये पॉलिसीज पब्लिक के लिए होती है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। फोर्थ, गवर्नमेंट फॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में होती है तो उसके पास गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट होता है। फिफ्थ, अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के बाद अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है। अगर वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करती तो लोग अगले इलेक्शन में उनसे अपना वोट वापस ले सकते हैं। नाउ ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज काम करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जो इलेक्शंस में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, पार्टी आइडियोलॉजी। हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी या बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे बीजेपी का फोकस हिंदुइज्म और नेशनलिज्म पर है और कांग्रेस का फोकस सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर होता है। ये आइडियोलॉजी पार्टीज को डिस्टिंक्ट बनाती है और वोटर्स को उनके एजेंडा को समझने में मदद करती है। सेकेंड, इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में भेजते हैं। ये कैंडिडेट्स वोटर्स से वोट मांगते हैं, अपने आइडियाज़ और प्लान्स को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को आपके शहर में वोट देना है तो वो आपको अपने विजन के बारे में बताएंगे।
थर्ड, मैनिफेस्टो। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो अपने प्लान्स और प्रोमिसेस को एक्सप्लेन करती है। जैसे हम आपको 5 साल में 10,000 जॉब्स देंगे या हम एजुकेशन को फ्री करेंगे। ये मैनिफेस्टो वोटर्स को बताता है कि अगर पार्टी जीत कर आती है तो वो क्या करेगी। फोर्थ, फॉर्मिंग गवर्नमेंट। जब एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस जीत जाती है तो वो अपने कैंडिडेट्स को इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर रखती है और गवर्नमेंट बनाती है। अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं तो वो अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सकती है। फिफ्थ, ओपोजिशन रोल। जब एक पार्टी जीत कर गवर्नमेंट बनाती है तो दूसरी पार्टीज ओपोजिशन के रूप में काम करती है। ओपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट को चेक करना और उनके डिसीजंस पर डिबेट करना ताकि सही फैसले हो सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक शहर में इलेक्शंस हो रहे हैं। पार्टी ए के पास एक मैनिफेस्टो है जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। पार्टी बी का मैनिफेस्टो थोड़ा अलग है। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे। अब वोटर्स को अपने नीड्स के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन सी पार्टी उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। अगर पार्टी ए जीत जाती है तो वो अपने मैनिफेस्टो के बेसिस पर काम करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये पार्टीज पूरे देश में अपना प्रेजेंस रखती है और इलेक्शंस में कंट्री के डिफरेंट रीजन से कॉन्टेस्ट करती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा। सेकेंड, रीजनल पार्टीज। ये पार्टी सिर्फ एक स्टेट या रीजन तक ही लिमिटेड होती है। इनका फोकस उन पर्टिकुलर एरियाज के इश्यूज पर होता है, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र या टीएमसी वेस्ट बंगाल। थर्ड, सिंगल इशू पार्टीज। ये पार्टीज एक स्पेसिफिक इशू पर फोकस्ड होती है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनिमल राइट्स एक्सेट्रा। इन पार्टीज के की फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, आइडियोलॉजी बेस्ड। हर पार्टी का अपना एक बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी होता है। सेकेंड, इलेक्शन पार्टिसिपेशन। पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स के थ्रू। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अपने इश्यूज और नीड्स के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। फोर्थ, पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट बनने के बाद पार्टी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से पॉलिसीज बनाती हैं। ये था पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। अब हम बात करेंगे मीडिया और सिविल सोसाइटी के बारे में, जो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडिया की। मीडिया क्या होता है? मीडिया का मतलब है वो सब चीज़ें जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, जैसे न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। मीडिया का रोल होता है कि वो सोसाइटी को न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये न्यूज़ किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकती है, जैसे पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बाद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया का काम सिर्फ न्यूज़ देना नहीं, बल्कि लोगों को अवेयर करना भी है, ताकि वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझ सके। तो अब हम देखते हैं कि मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। मीडिया हम तक जो भी न्यूज़ है उसे पहुंचाता है, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो, किसी सोशल इशू पर बात हो या इकोनॉमी के बारे में हो। मीडिया हमेशा हमें लेटेस्ट अपडेट्स देता है। सेकेंड, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। मीडिया गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शंस को पब्लिक के सामने लाता है। अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई गलत काम किया है तो मीडिया उसे एक्सपोज करता है ताकि वो अकाउंटेबल हो सके। जैसे अगर कोई मिनिस्टर करप्ट है, मीडिया उसे हाईलाइट करता है ताकि पब्लिक अवेयर हो। थर्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। लोगों को अपनी बात रखने का हक मिलता है और मीडिया उसे एम्पलीफाई करता है। अगर किसी टॉपिक पर पब्लिक ओपिनियन हो तो मीडिया उसे डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म देता है। फोर्थ, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन।
मीडिया लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर मीडिया किसी इशू पर ज़्यादा फोकस करे तो लोग उस पर ज़्यादा सोचने लगते हैं। जैसे अगर मीडिया किसी सोशल इशू को हाईलाइट करता है, जैसे वुमेन्स राइट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो लोग उस इशू को ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। फिफ्थ, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। मीडिया डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये इलेक्शंस के टाइम पे लोगों को कैंडिडेट्स के बारे में बताता है, उनके मैनिफेस्टो को डिस्कस करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो कैसे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इलेक्शन हो रहा है, मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू दिखाता है, उनके मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन करता है और पब्लिक को उनके प्लान्स के बारे में बताता है। इससे वोटर्स को अपने डिसीजन लेने में मदद मिलती है। अगर मीडिया कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या करप्शन, तो वोटर्स अपने वोट्स उसी डायरेक्शन में देंगे। नाउ लेट्स सी कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। सिविल सोसाइटी का मतलब है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो गवर्नमेंट और मार्केट से अलग होते हैं लेकिन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिविल सोसाइटी में एनजीओज, कम्युनिटी ग्रुप्स, एक्टिविस्ट, सोशल मूवमेंट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स शामिल होते हैं जो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। सिविल सोसाइटी का काम होता है सोसाइटी में चेंजेस लाना, अवेयरनेस स्प्रेड करना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। बट सवाल ये है कि सिविल सोसाइटी का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। फर्स्ट, एडवोकेसी फॉर राइट्स। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के राइट्स के लिए काम करते हैं। जैसे अगर किसी कम्युनिटी को इनजस्टिस हो रहा है तो एनजीओज उनके राइट्स के लिए वॉइस उठाते हैं और उनको गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, मोबिलाइजेशन पब्लिक ओपिनियन। सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। जैसे अगर किसी एनवायरमेंटल इशू पर कैंपेन हो रहा है, सिविल सोसाइटी उसे प्रमोट करती है और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती है। थर्ड, चेक ऑन गवर्नमेंट पावर। सिविल सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस पर नज़र रखे। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो सिविल सोसाइटी उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाती है और पब्लिक को अलर्ट करती है। फोर्थ, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। सिविल सोसाइटी का काम सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। जैसे अगर एक कम्युनिटी को बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे तो सिविल सोसाइटी उनके लिए कैंपेन्स चलाती है ताकि वो राइट्स मिल सकें। फिफ्थ, क्रिएटिंग अवेयरनेस। सिविल सोसाइटी लोगों को अवेयर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती है। ये अवेयरनेस कैंपेन्स इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ के बारे में होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक विलेज में कोई इशू चल रहा है, जैसे क्लीन वाटर की कमी। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एनजीओज और लोकल एक्टिविस्ट इस इशू को हाईलाइट करते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं और गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए प्रेशर डालते हैं। इस तरह से सिविल सोसाइटी लोगों को यूनाइट करते हुए इश्यूज को सॉल्व करने का काम करती है। सो नाउ, हाउ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी वर्क टुगेदर। सिविल सोसाइटी और मीडिया दोनों एक साथ काम कैसे करती हैं? मीडिया और सिविल सोसाइटी दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। मीडिया सिविल सोसाइटी के कैंपेन्स को हाईलाइट करता है और सिविल सोसाइटी मीडिया को इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर अवेयरनेस स्प्रेड करने में मदद करता है। अगर कोई सोशल मूवमेंट चल रही है, जैसे वुमेन्स राइट्स या एंटी करप्शन कैंपेन, तो मीडिया उसे कवर करता है और सिविल सोसाइटी उस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करती है। दोनों मिलकर सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम करते हैं। सो नाउ कंक्लूजन। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है और सभी डिसीजंस उनके अनुसार लिए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का पावर लिमिटेड हो और सिटीजन्स की राइट्स प्रोटेक्ट हों। लेजिस्लेचर्स और लेजिस्लेशन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लॉज बनाते हैं जो सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक होता है जिसमें सभी सिटीजन्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में अपना रोल प्ले करते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर लीडर्स और उनके आइडियाज़। ये पार्टीज इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ensuring political stability and representation.
मीडिया एंड सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं बाय कीपिंग सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मीडिया न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि सिविल सोसाइटी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोसाइटल चेंजेस। इन सभी इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस है डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करना, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि डिसीजन सबके वेलफेयर के लिए लिए जाएं। सो दिस वॉज आर यूनिट नंबर 3। आई होप आपको सारे की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।